हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। और आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, माय चाइल्डहुड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से सीखना और समझना है, और हर क्वेश्चन के आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। हर आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद सही ऑप्शन आप लिखेंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में कोई भी डाउट आ रहा है तो क्लियर करने के लिए तो मैं हूँ ही। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन भूलना नहीं है, एंड आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस, हर 10 क्वेश्चंस के बाद आपको ये कमेंट ज़रूर करना है कि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस में से आपने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इनटू अ विच फैमिली? मराठी फैमिली, तमिल फैमिली, बंगाली फैमिली या पंजाबी फैमिली? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि हमारे दिमाग में है उनका रिलीजन, यानी उनका धर्म, यानी एक मुस्लिम फैमिली। आपको यहाँ पर ये समझना है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। मुस्लिम तो वो थे, लेकिन कौन से एरिया के, कौन से शहर के, कौन से रीजन या स्टेट के? क्या वो महाराष्ट्र में जन्मे थे? जी नहीं। महाराष्ट्र में जन्मते तो महाराष्ट्रन फैमिली, या अगर मराठी होते तो मराठी फैमिली। क्या वो तमिलनाडु में जन्मे थे? क्या तमिल फैमिली के थे? क्या बंगाली थे या पंजाबी थे? वेल स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, तमिल फैमिली। वो तमिलनाडु के एक हिस्से में जन्मे थे जिसका नाम है रामेश्वरम। और आप ये याद रखेंगे कि रामेश्वरम, जब कलाम का जन्म हुआ था तो रामेश्वरम उस समय किसका हिस्सा था? मद्रास का। लेकिन उनकी फैमिली जो हम कहेंगे वो यही कहेंगे कि वो एक तमिलियन फैमिली थी। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं। तमिल फैमिली थी। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है कि क्वेश्चन 1 का आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था। क्वेश्चन 2 है, दिस चैप्टर माय चाइल्डहुड इज टेकन फ्रॉम द फेमस बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन, अल्केमिस्ट, विंग्स ऑफ फायर या सेपियंस? ये चारों ही बुक्स बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं स्टूडेंट्स। पहली बुक तो सलमान रुश्दी ने लिखी है, अमेजिंग डायस्पोरिक राइटर स्टूडेंट्स, आई मस्ट टेल यू, बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं। अल्केमिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स वन कैन हैव, बहुत ही बढ़िया किताब है। विंग्स ऑफ फायर, सेपियंस, चारों ही बेहतरीन बुक्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड, ये इनमें से कौन सी किताब का एक हिस्सा है? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ये है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, और उसमें एक हिस्सा है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, माय चाइल्डहुड। अब आपको पता करना है कि अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है। स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन लिख दिया होगा, और जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, विंग्स ऑफ फायर। ऑलराइट, विंग्स ऑफ फायर ही है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, जिसमें एक हिस्सा है माय चाइल्डहुड का, जो आपका चैप्टर 6 है। आई होप आपने इसका भी सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What was the name of अब्दुल कलाम्स फादर? ये क्वेश्चन जो है मैंने आपसे कई बार जो समरी पढ़ाते हुए या NCERT सॉल्यूशंस करवाते हुए कई बार पूछा है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो एपीजे ये जो नाम है, पहला नाम है, उसमें भी इनके पिता का नाम शुमार है, शामिल है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए जलालुद्दीन कलाम, बी रहीम कलाम, सी अशरफ कलाम या डी शिहाब कलाम। एपीजे इसका फुल फॉर्म क्या है? अबुल पकीर जलालुद्दीन कलाम। ठीक है, अबुल पकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है, और जो पिता का नाम है वो है ऑप्शन ए जलालुद्दीन कलाम।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपने इसका भी आंसर सही ही दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो अब करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है। आई एम श्योर आप सही से अब सीख गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब्दुल कलाम्स मदर्स नेम वॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कई बार इनफैक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि अब्दुल कलाम के पेरेंट्स का नाम क्या है। तो आपको इनके पेरेंट्स का नाम पता होना चाहिए, और इनकी मदर का नाम क्या है देख लेते हैं ऑप्शंस। जयमाला, आशियम्मा, आर्या या रहीमा। वेल, इनकी मदर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, लिखिए 1 2 3। आई होप अभी तक आपने इसका ऑप्शन लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, आशियम्मा। इनका नाम है आशियम्मा। स्टूडेंट्स, सिर्फ ऑप्शंस रट नहीं लेना बिल्कुल कि दिमाग में एकदम याद कर लिए, नहीं, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकी मदर का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एज अ यंग बॉय अब्दुल कलाम वॉज, वेल, जब वो छोटे बच्चे थे, अगर आपको याद है कि इस चैप्टर में अब्दुल कलाम ने अपनी कद काठी के बारे में, किस तरीके से वो दिखाई देते हैं उसके बारे में बात की है। तो उनके माता पिता कैसे दिखते हैं, अब्दुल कलाम अपने माता पिता से काफ़ी अलग और ऑपोजिट दिखाई देते थे। तो उन्होंने अपने बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। टॉल एंड ब्राइट, शॉर्ट एंड फेयर, शॉर्ट विद एन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, शॉर्ट एंड फैट। वेल, टॉल एंड ब्राइट तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि उनका कहना था कि उनके जो पेरेंट्स हैं दे वर टॉल एंड हैंडसम। पेरेंट्स बहुत ही ऊंचे कद के थे और दिखने में बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो खुद कैसे दिखते थे। आई वॉज अ शॉर्ट हाइटेड बॉय, यानी मेरा जो कद था बहुत ही छोटा सा था। तो शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ये तो 3 जगह आ रहा है, बी, सी एंड डी। देन ही सेड फेयर, क्या वो गोरे थे, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने अपने बारे में। ना ही ये लिखा है कि ही वॉज फैट, वो मोटे थे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी। वो छोटी कद के थे और जो उनके लुक्स थे काफ़ी अलग किस्म के लुक्स उनके थे, यानी बिल्कुल भी अपने माता पिता की तरह नहीं दिखाई देते थे, बिल्कुल भी एकदम अलग हटके से लुक्स थे। तो यानी काफ़ी एक एवरेज किस्म के दिखने वाले व्यक्ति ये थे। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, शॉर्ट विद एन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। आई होप आपने यही आंसर को सिलेक्ट किया है स्टूडेंट्स। अगर नहीं तो आप अभी समझ लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और अगर आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था सो वेरी वेल डन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ अब्दुल, यानी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी सेंचुरी में उनका जो घर बना था वो कब बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी सेंचुरी में ये बना था, या तो हमको ये जानना होगा कि क्या चैप्टर में कहीं ये लिखा हुआ है। वेल, आई कैन नॉट रिकॉल ऑफ एनी ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो आप जाकर बिल्कुल ये चैप्टर एक बार दोबारा पढ़िए, रिविजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इनमें से जो भी सेंचुरीज यहाँ मेंशन है किसी का नाम वहाँ है कि नहीं। इसके अलावा आपको मैं इतना ज़रूर बता दूं कि वहाँ पे उनका जो घर है, एंसेस्ट्रल होम जो है, वो एक पक्का हाउस था, PUCCA। ये चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उनका घर एक पक्का मकान था, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई थी उस घर के साथ, एक ये कि वो ब्रिक्स से बना हुआ था और लाइमस्टोन से बना हुआ था। अब लाइमस्टोन क्या होता है, हिंदी में अगर शाब्दिक अर्थ उसका बताऊं तो वो होता है चूना। तो चूने और मिट्टी से बना हुआ वो एक पक्का घर था स्टूडेंट्स। हो सकता है आपको ये भी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही हो कि लाइमस्टोन और चूना या ब्रिक्स के साथ जब हम घर बनाते हैं उसका 19th सेंचुरी से क्या लेना देना है। वेल, अगर हम 20th और 21st सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर आजकल ब्रिक्स और सीमेंट या और भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें और मिक्सचर्स आ चुके हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया करते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 19th सेंचुरी, जहां लाइमस्टोन बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता था घर बनाने के लिए, और ब्रिक्स का भी इस्तेमाल हुआ करता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अबुल्स फादर वॉज रिच, स्ट्रिक्ट एंड सिंपल, शॉर्ट, अ साइंटिस्ट। अगर आपको याद है तो अब्दुल कलाम के पिता के पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं ही थी। उनके पास जितना ज्ञान था, जो अनुभव था, वही उनकी धरोहर थी। तो इसीलिए साइंटिस्ट तो वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को ज़रूर एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनाया। इनफैक्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट्स बनाया। रिच नहीं, उनके पास जो अमीरी थी वो थी उनकी ज्ञान की, पैसा उनके पास उतना नहीं था। स्ट्रिक्ट एंड सिंपल, शॉर्ट, वेल ये भी अब्दुल कलाम ने हमें बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि ही वॉज अ टॉल एंड हैंडसम मैन। ऑलराइट, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट एंड सिंपल। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स। जो अब्दुल कलाम के पिता हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिंपल थे। कैसे जानते हैं हम ये? साधारण जीवन वो व्यतीत करते थे, ज़्यादा लग्जरीज़ में या इस तरीके के साधनों में कि बहुत ही पैसा खर्च हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो अपने पैसे खर्च नहीं करते थे। वो एक सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे और ऐसा ही वैल्यूज़ उन्होंने अपने बच्चों में भी डाली हैं। इसके अलावा क्या वो स्ट्रिक्ट थे? जी हाँ। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं था कि वो अपने फैसले अपने बच्चों पर थोपें। स्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ ये है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन थे। उन्हें डिसिप्लिन रहना बहुत पसंद था और वो ये भी चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी डिसिप्लिन्ड रहें और इसका अर्थ समझें। समय वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, वो कभी समय वेस्ट भी नहीं करते थे। हर धर्म को समानता से देखते थे और हर धर्म के तीज त्योहारों में वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी करते थे और इसी तरीके का जीवन वो खुद भी जीते थे और यही सारी वैल्यूज़ उन्होंने अपने फैमिली के हर मेंबर को भी दी हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब्दुल्स फादर वुड अवॉइड ABCD in essential luxury and comfort, eating food, wearing clothes, taking medicines। यानी जितनी भी फालतू की जो लग्जरी हैं, जो जैसे कार ले ली या टीवी ले लिया या ऐसे कोई भी संसाधन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला आपको बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें खरीदना क्या उन्हें पसंद था? मतलब क्या वो अवॉइड क्या करते थे इस तरीके की चीज़ें खरीदना कि उन्हें नहीं खरीदना चाहिए, और परिवार वालों को भी क्या यही सिखाते थे? या फिर ऑप्शन बी कि वो अवॉइड करते थे कि खाना मत खाओ, खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने से मोटे हो जाएंगे। या ऑप्शन सी कपड़े पहनने से मना क्या करते थे? वेल ये तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। और डी दवाइयाँ लेने से मना क्या करते थे? वेल स्टूडेंट्स, इन सभी ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ में वो पैसे खर्च नहीं किया करते थे और इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब वो बहुत ज़्यादा संसाधनों में या अननेसेसरी चीज़ों के अंदर तो पैसे खर्च नहीं किया करते थे, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को कोई या अपनी फैमिली को उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की। उनकी जितनी भी इसेंशियल नीड्स थी, जो भी उनकी ज़रूरतें थी, उनका हमेशा ही अब्दुल कलाम के पिता ने ध्यान रखा है। उन्हें हमेशा महत्व दी है, प्राथमिकता दी है और उन्हें हमेशा पूरा भी किया है और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी की है। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। चलिए, आई होप इसका आंसर भी आपने सही लिखा होगा। अगर नहीं तो यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने आप को एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। एज पर अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी, ही हैड अ हार्श चाइल्डहुड, सिक्योर्ड चाइल्डहुड, डिप्रेसिंग चाइल्डहुड, पेनफुल चाइल्डहुड। यानी इसका मतलब ये है कि क्या जैसी उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इसके अनुसार अब्दुल कलाम का जो बचपन है वो कैसा बीता? क्या बहुत ही मुश्किलों भरा
था, बहुत ही हार्श चाइल्डहुड उनका था, या बहुत ही सिक्योर्ड चाइल्डहुड था। सिक्योर्ड चाइल्डहुड का मतलब कि उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, बहुत ही खुशनुमा जीवन, बहुत ही खुशनुमा बचपन उनका बीता हुआ है। डिप्रेसिंग चाइल्डहुड मतलब बहुत ही दुख और समस्याएं थी, या पेनफुल चाइल्डहुड यानी बहुत ही ज़्यादा पीड़ाएं थी उनके जीवन में, बहुत ही दुख दर्द था। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि अब्दुल कलाम ने बताया है, जिस तरीके का माहौल उनके घर में था, बहुत अच्छा माहौल था, मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और धर्म या जाति भेद बिल्कुल नहीं था उनके फ्रेंड्स के साथ, यानी उनका जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर्ड बचपन था, यानी बहुत ही सिक्योर्ड चाइल्डहुड था। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए, सी एंड डी आर द रॉन्ग ऑप्शंस। आई एम श्योर आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर, और याद रखिए उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको लिखना है कि आउट ऑफ फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है एंड हाउ मेनी मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ऑलराइट, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where was Abdul's ancestral house situated? यहाँ पे ये पूछा गया है कि जिस घर में वो रहते थे अब्दुल कलाम, उनके पूर्वजों का जो घर है वो कहाँ पर था? क्या रामेश्वरम में, क्या कोची में, क्या कन्याकुमारी में, क्या ऋषिकुंड में? ये बहुत ही ईजी आंसर है स्टूडेंट्स, मैं कोई टाइम इसके लिए नहीं देने वाली हूँ आपको इसका आंसर लिखने के लिए। द सही ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रामेश्वरम। रामेश्वरम ही ये वो जगह है जहाँ पे इनका APJ अब्दुल कलाम के एंसेस्ट्रल्स का या पूर्वजों का घर था। अब स्टूडेंट्स जल्दी से इसका ऑप्शन तो आपने लिख ही दिया होगा, जल्दी से लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। How old was Abdul Kalam when the Second World War broke out? Second World War कब हुई थी? Well, Second World War start हुई थी 1939 में, और अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 15, 1931 को। तो इसका ये मतलब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वो सिर्फ 8 साल के थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर आपने यही लिखा है। ये आप डेट ऑफ बर्थ और ये सब याद रखिए, ये सिर्फ इस चैप्टर अपने सिलेबस तक ही सीमित नहीं है, ये एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा जनरल नॉलेज है स्टूडेंट्स जो आपको पता होना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। When did the Second World War break out? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? अभी अभी मैंने इसका आंसर दिया, और सही आंसर है ऑप्शन सी, 1939। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Which seeds Abdul Kalam used to collect and sell to a shop at Mosque Street? कौन से बीज थे जो कलेक्ट करके अब्दुल कलाम अपने घर के पास वाली दुकान पर बेचा करते थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन बीजों की जो ज़रूरत थी वो बहुत ही बढ़ गई थी, और कौन से बीज थे ये थे इमली के बीज। तो इमली के बीज हैं, तो इमली इनमें से कौन है? बनाना क्या होता है? केला। मैंगो क्या होता है? आम। गुआवा क्या होता है? अमरूद या जामफल भी कहते हैं। और टैमरिंड हमारी क्या होती है? इमली। तो इमली के जो बीज हैं उनकी ज़रूरत, उनकी जो डिमांड थी, जो मांग थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसीलिए टैमरिंड के बीजों को कलेक्ट करके अब्दुल कलाम अपने पास वाली दुकान पर बेचा करते थे और एक आना कमाया करते थे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। This habit of collecting and selling would help Abdul Kalam to earn some money equivalent to, यानी कितने रुपए उनको मिलते थे? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। मुझे नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन यही आने वाला है, तो मैंने अभी आपको आंसर बताया। अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या रुपए कमाते हैं वो। 1 INR, 10 INR, ये इंडियन रुपीज़ है, ओके। 10 पैसा यानी 10 पैसा या 1 आना, और जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है 1 आना, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अभी आंसर बताया था कि उन बीजों की कीमत जो उनको मिलती थी वो मिलती थी 1 आना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और मुझे
पूरा यकीन है कि अभी तक आपके भी तो जो आंसर्स आ रहे होंगे वो सही ही आंसर्स आप लिख रहे होंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। What was the name of Abdul's brother-in-law? यानी अब्दुल के brother-in-law का या बहनोई का नाम क्या है? जलालुद्दीन, अजीमुद्दीन, जनालुद्दीन या निज़ामुद्दीन? वेल, क्या अजीमुद्दीन है? बिल्कुल नहीं। जनालुद्दीन उनका खुद का या उनके पिता का नाम है, बहनोई का नहीं। हम कंफ्यूज हैं जलालुद्दीन में और निज़ामुद्दीन में। वेल स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन। इसी के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन शायद रुक जाती हूँ। हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही वो क्वेश्चन हो। अगर होगा तो नहीं पूछेंगे, और अगर नहीं होगा तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी तरफ से हो जाएगा। तो जो सही क्वेश्चन का आंसर, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Who would tell stories of World War to Abdul? यानी वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल रही है उसके बारे में कौन स्टोरीज बताया करता था एपीजे अब्दुल कलाम को? किसके थ्रू वो जान पाते थे सब कुछ? क्या उनके पिता बताते थे, या बहन बताती थी, उनकी माँ बताती थी, या उनके ब्रदर इन लॉ या बहनोई बताते थे? वेल, उनके बहनोई, हिज ब्रदर इन लॉ, वही सब बातें बताते थे। और बहनोई का नाम क्या है? बहनोई का नाम है जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ही उन्हें सारी बात बताया करते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा वो लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वर्ल्ड वॉर के लिए। अब अभी तो हमारे पास बहुत सारा सोशल मीडिया है, उस समय तो उनके पास कोई सोशल मीडिया ऐसा सच था नहीं। तो उनके पास जो मीडिया बचता था वो था प्रिंट मीडिया, यानी जैसे न्यूज़पेपर बेसिकली। तो तब वो एक न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा करते थे कि जो भी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है। इसलिए अब आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि न्यूज़पेपर का नाम क्या था, तो वो तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि न्यूज़पेपर का वेट क्या करते थे कलाम, ताकि उन्हें पता चल सके कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वर्ल्ड वॉर के लिए। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Abdul would attempt to trace the stories of World War in the headlines of। देखिए आ ही गया ना क्वेश्चन, यानी जो अब्दुल हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरीज या हेडलाइंस जानने के लिए क्या देखा? अटेम्प्ट टू ट्रेस का मतलब ये होता है कि कहाँ ढूंढा करते थे। तो वो एक न्यूज़पेपर में ढूंढा करते थे। वो न्यूज़पेपर एक लोकल न्यूज़पेपर था स्टूडेंट्स, ठीक है। और इतना ज़्यादा वेट क्या करते थे वो उस न्यूज़पेपर का कि जब उन न्यूज़पेपर को बंडल के तौर पे चलती ट्रेन से फेंका भी जाता था तब भी वो उनको कलेक्ट करने के लिए जाते थे। और क्या नाम था इस न्यूज़पेपर का? इस न्यूज़पेपर का नाम है क्या अमर उजाला, या दिनामणि, या आज तक, या द स्टेट्समैन? वेल, जो सही नाम है इसका वो है आंसर ऑप्शन बी, दिनामणि। दिनामणि ही नाम है उस लोकल न्यूज़पेपर का। ये तमिल में छपता था, तमिल में प्रिंट होता था, और इसका बहुत ज़्यादा वेट होता था कलाम को, ताकि उन्हें पता चल सके कि अभी वर्ल्ड वॉर में क्या स्टेटस है और क्या चल रहा है। आई होप आपने भी इसी का नाम चूज़ किया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिनामणि को लेकर सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स कज़न हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स? यानी अब्दुल कलाम के एक कज़न है, यानी चचेरे भाई, वो क्या काम, उनका नाम क्या है? वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो भी न्यूज़पेपर हैं वो एक से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। तो उनका नाम क्या है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन तो इनके बहनोई का नाम है। जनालुद्दीन, ये उनके पिता का नाम है। शमसुद्दीन और अजीमुद्दीन, ये दो नाम हैं जिसमें हमें शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते होंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शमसुद्दीन, या शमसुद्दीन भी कहा जा सकता है। शमसुद्दीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स।
आई होप एंड आई एम श्योर एक्चुअली कि आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा और अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी ये लिखकर कमेंट किया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हु हेल्प्ड अब्दुल कलाम टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी किसने अब्दुल कलाम की मदद की थी कि वो अपनी पहली कमाई कर सके। कमाई मतलब मैंने आपको कहा था जो वेजेस हैं, सैलरी की बात हो रही है बेसिकली। वैसे तो उन्होंने जब इमली के बीज बेचे थे या अपने एक शॉपकीपर को देकर आए थे तब भी उन्होंने पैसे कमाए थे, कितने, 1 आना। लेकिन वो उनकी कोई सैलरी नहीं थी एज सच। एक सैलरी के तौर पे जब उन्होंने कोई पैसे कमाए पहली बार तो उनकी मदद किसने की थी? हिज कज़न, हिज फादर, हिज फ्रेंड, हिज ब्रदर इन लॉ। वेल, अभी अभी हमने जाना था कि उन्होंने न्यूज़पेपर बेचकर अपनी पहली सैलरी कमाई थी। उन्होंने किसकी मदद की थी? अपने कज़न की। उन कज़न का नाम क्या है? उस कज़न का नाम है शमशुद्दीन। तो यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, हिज कज़न, यानी उनके जो चचेरे भाई हैं, उनके चचेरे भाई ने ही मदद की थी कलाम की ताकि वो अपनी पहली वेजेस या सैलरी अर्न कर सकें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और ये क्वेश्चन का आंसर देके स्टूडेंट्स आपको बताना है कि कितने आउट ऑफ 19 to 20 आपने कितने आंसर सही लिखे हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अभी तक कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। ऑल राइट, तो हम देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम ही इनहेरिटेड हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अब्दुल कलाम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी जो ऑनेस्टी और जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो उन्हें मिली है अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पिता और माँ दोनों से, या उनके ग्रैंडफादर से, दादाजी से। वेल, जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो उन्हें किससे मिला है? वो उन्हें मिला है अपनी माँ और अपने पिता दोनों से ही, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन भी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट भी रहे हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपके पास मदर और फादर इन दोनों का ऑप्शन है, इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? ऑप्शन सी, जहाँ ए और बी दोनों के लिए मेंशन है। लेट्स से आपके पास एक ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ ए, बी, सी और डी ऑप्शंस में लेट्स से ए, बी और सी वो ऑप्शन सेम दे रखे हों और एक ऑप्शन यहाँ पर बोथ ए एंड बी की जगह लिख रखा हो फ्रॉम हिज ब्रदर, यानी अपने भाई से, तो हो सकता है आपको एक किस्म का कंफ्यूजन हो कि मदर भी है, फादर भी है, ब्रदर भी है और ग्रैंडफादर भी है। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? हो सकता है आप फादर और मदर में कंफ्यूज हो रहे हों। ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे में आपको स्टिक रहना है वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं यहाँ पे ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन स्पेसिफिकली फादर के लिए चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। मदर के लिए यूज़ किया गया है गुडनेस इन फेथ, शी बिलीव्ड गुडनेस इन फेथ और डीप काइंड हार्ट। ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो मदर के लिए यूज़ किए गए हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इसमें डाला है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कई बार बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंसेस की वजह से, ड्यू टू वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस, क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हो जाते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड अब्दुल कलाम हैव? अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो बहन भाई थे ये टोटल थे 5। तो यानी अब्दुल कलाम के कितने बहन भाई हुए? सिबलिंग्स का मतलब होता है रियल ब्रदर एंड सिस्टर, इनमें हम कजन्स को कभी भी नहीं ऐड करते। तो कितने हुए? 4। उनमें से सिर्फ एक ही बहन थी इनकी और 3 इनके भाई थे। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3 अब्दुल कलाम के भाई थे और 1 इनकी बहन थी। ठीक है,
सिबलिंग्स में मैं फिर से आपको बता दूं, सिबलिंग्स में हम कभी भी कज़न्स को ऐड नहीं करते, उनकी गिनती कभी भी नहीं करते। सिबलिंग्स मतलब रियल ब्रदर एंड सिस्टर। आई एम श्योर आपने इसका आंसर भी यही सेलेक्ट किया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड अब्दुल कलाम हैव? ब्रदर्स और सिस्टर्स कितने थे ये तो हमें पता चल गया। सिबलिंग्स का मतलब बहन और भाई, लेकिन उनमें से सिर्फ भाई कितने थे? वेल स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उनके नंबर ऑफ ब्रदर्स कितने हैं, 3। सो इसका भी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड्स डिड अब्दुल कलाम हैव इन हिज चाइल्डहुड? इस पर तो हमें बहुत ज़्यादा मनन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इनके जो 3 फ्रेंड्स थे वो कौन कौन? शिव प्रकाशन, अरविंदन और रामनाथ शास्त्री। ये तीनों के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली आपसे पूछा है, तो आपको ज़रूर पता होगा। He had 3 very close friends and all 3 of them were हिंदू। तीनों के तीनों हिंदू थे, सिर्फ अब्दुल कलाम ही थे जो मुस्लिम थे, और चारों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। All his close friends were from Muslim Orthodox family, Hindu Orthodox family, Christian Orthodox family या जैन Orthodox family। वेल इस चैप्टर में मेजरली 2 धर्म की बात की गई है। एक तो बात हुई है किसकी? एक तो बात हुई है मुस्लिम की, और दूसरी बात हुई है ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज़ की। तो स्टूडेंट्स, जो इनके तीनों फ्रेंड्स थे वो हिंदू थे, और वो क्या थे? हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली। हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ये आपको याद रखना है, एंड आई एम श्योर आपको ये पता होगा, और यही ऑप्शन आपने अपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। मेक श्योर आप क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलें। मुझसे एक स्टूडेंट ने एक कमेंट में पूछा था कि मैम आपको कैसे पता चलेगा कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। वेल आई एम श्योर स्टूडेंट्स, इतना समझदार तो आप ज़रूर होंगे कि जब भी आप ऑप्शन लिख रहे हैं उसके पहले आप क्वेश्चन ज़रूर लिख लेंगे। इतने छोटे बच्चे तो अब आप नहीं रहे कि मुझे ये चीज़ भी बतानी होगी, बट फिर भी अगर ऐसा डाउट भी मेरे स्टूडेंट्स को है तो मैं बिल्कुल ये क्लियर करूँगी कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं मेंशन कीजिए किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। आई होप आपके लिए ये सॉर्टेड है। अब हम पढ़ते हैं अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द रिलेशनशिप ऑफ अब्दुल कलाम विद हिज फ्रेंड्स वॉज वेरी सेक्युलर, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लेक्स, हीडियस। यानी क्या सेक्युलर था? सेक्युलर का मतलब कभी भी धर्म जाति के नाम पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना होना, समानता के साथ रहना। बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगिक था। हर वक्त वो एक कंपटीशन के अंदर लगे रहते थे कि कौन जीते कौन हारे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, यानी उलझा हुआ, बहुत ही मुश्किल, या बहुत ही हीडियस था। हीडियस का मतलब कि होता कुछ है और दिखाने पर कुछ और। कहते हैं ना, हाथी के दांत, खाने के कुछ दिखाने के कुछ। तो ऐसा ही क्या हीडियस था? बिल्कुल भी हीडियस नहीं था स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा, बढ़िया और बहुत ही सिक्योलर, यानी ऑप्शन ए सिक्योलर रिलेशनशिप था। बहुत ही क्लोज बॉन्ड था, कोई जाति का भेदभाव उनमें नहीं था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्यूरिंग विच सेरेमनी डिड अब्दुल्स फैमिली अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म्स फॉर कैरिंग आइडल्स? यहाँ किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? वेल यहाँ सिर्फ एक ही फेस्टिवल की बात की गई है, और वो है हमारा श्री सीताराम कल्याणम, यानी ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। आई एम श्योर आपने भी यही आंसर सेलेक्ट किया होगा, और अगर ऐसा है सो वेरी वेल डन। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। What was the name of the school अब्दुल कलाम went to? ये कौन सा स्कूल था जहां अब्दुल कलाम गए थे, और वहां उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि उनके टीचर ने जाति भेदभाव का उनके सामने एक उदाहरण रख दिया था। वेल क्या ये स्कूल था मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल, शिक्षा निकेतन, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, या इनमें से कोई भी नहीं? नन ऑफ द अबाव। वेल स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन तो ज़रूर एक है। नन ऑफ द अबाव इज़ नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस एट ऑल।
ए, बी और सी में से ही एक करेक्ट ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। यहीं पर वो गए थे, 5th ग्रेड में उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जहां उनके टीचर ने उनके मुसलमान होने पर पिछली बेंच पर उन्हें जाने के लिए कहा था। आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा होगा और इसका सही आंसर ही आपने कमेंट सेक्शंस में लिखा होगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द न्यू टीचर एट अब्दुल्स स्कूल कुडंट टॉलरेट। इस स्कूल में जो नए टीचर आए थे वो क्या नहीं सह पाए? ऑप्शन ए है हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, यानी एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। बी, हिंदुओं को वहाँ देखना वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाए थे कि इस क्लास में, इस स्कूल में हिंदू क्यों हैं। सी, क्रिश्चियंस ईटिंग बीफ, यानी क्रिश्चियंस को वो एक नॉनवेज खाना खाते हुए नहीं देख पा रहे थे। एंड डी इज द हीट ऑफ समर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो झेल ही नहीं पा रहे थे। वेल, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि रामेश्वरम में गर्मी तो पड़ती ही है, लेकिन गर्मी से भी ज़्यादा होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी, पानी के होने की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे माय चाइल्डहुड चैप्टर में मेंशन नहीं है। जो एक चीज़ ये व्यक्ति, ये नया टीचर स्कूल में आने के बाद बिल्कुल नहीं झेल पा रहा था, वो है ऑप्शन ए, हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, यानी एक हिंदू पुजारी लड़का बेटा और एक मुस्लिम का लड़का साथ में कैसे बैठे हुए हैं। ये वो व्यक्ति, वो नया टीचर जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हम मानकर चलेंगे, तभी तो वो टीचर बन पाया होगा, लेकिन फिर भी उसकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो सिर्फ किताबी थी, ना कि उसे ज़्यादा जीवन का ज़्यादा अनुभव शायद नहीं ही होगा, वो समझ नहीं होगी। इसीलिए एक मुस्लिम लड़का और एक ब्राह्मण लड़का साथ में बैठे हुए देख वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सका। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर स्टूडेंट्स, और वो है द न्यू टीचर आस्क्ड अब्दुल। अब वो झेल तो पाया नहीं कि ये साथ में क्यों बैठे हैं, तो उसे कुछ तो करना ही था। तो क्या किया उसने? ही आस्क्ड अब्दुल, उन्होंने अब्दुल को कहा कि ऑप्शन ए, टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इस क्लास के बाहर चले जाओ। बी, टू गो टू अनदर स्कूल, तुम्हें इस स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम किसी दूसरे स्कूल में पढ़ो। सी, टू सिट ऑन द बैक बेंच, तुम दोनों साथ नहीं बैठ सकते, पिछली बेंच पर जाकर बैठ जाओ। और डी, टू पुट अप अ स्माइल, देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वेल, अगर वो देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया होता तब तो बात ही क्या थी, लेकिन यहाँ पर उस टीचर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया बताइए स्टूडेंट्स, लिखिए अपने कमेंट सेक्शंस में कि ए, बी या सी, इन तीनों में से क्या किया उस टीचर ने। वेल, ऑप्शन ए, बी और सी में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, ही आस्क्ड अब्दुल टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, यानी पिछली सीट पर जाने को कह दिया। और जैसे ही ये करने को कहा, कलाम तो पीछे की बेंच पर चले गए, लेकिन जिस बच्चे के साथ वो बैठे थे, रामनाथ शास्त्री, वो ज़रूर ये देखकर रोने लग गया। उसे बहुत दुख हुआ, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया कि मुझे मेरे दोस्त से अलग क्यों किया जा रहा है। ये एक पहला उदाहरण था कलाम और रामनाथ शास्त्री के जीवन में, जहां उन्हें उनका धर्म भेद दिखाया जा रहा था, वो भी एक टीचर के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस how much have you scored so far? All right, do not forget to mention students, and let's proceed towards question number 30. Usually Abdul would sit beside dash at school. Beside का मतलब होता है next to, यानी बगल में या उसके पास में कहाँ कौन बैठा हुआ था। तो यूजुअली अब्दुल वुड सिट बिसाइड, अब्दुल किसके पास बैठते थे स्कूल में? रामनाथ शास्त्री, राजीव शास्त्री, रमेश शास्त्री या राजकुमार शास्त्री। मतलब ये तो क्लियर है कि कोई शास्त्री ही है जिसके बगल में वो बैठा करते थे, लेकिन वो कौन से वाले शास्त्री हैं? वेल, रिपीटेडली हमने कई बार अच्छे से ये पढ़ लिया है, हमें अच्छे से याद हो गया है। आई एम श्योर आपको भी एकदम अच्छे से याद है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए,
रामनाथ शास्त्री, इसी के बगल में वो बैठा करते थे। अब्दुल कलाम और रामनाथ शास्त्री बहुत ही बढ़िया दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के साथ बैठा करते थे और यही तो पसंद नहीं आया था वो नए टीचर को और इसीलिए उठाकर अब्दुल को पिछली बेंच पे भेज दिया गया था। आई एम श्योर आपने इस ऑप्शन को ही चूज़ किया होगा और अब आप जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया है और आउट ऑफ 30 कितने आपने मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वॉज द फादर ऑफ रामनाथ शास्त्री, यानी रामनाथ शास्त्री के पिता का क्या नाम है। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया है क्योंकि रामनाथ शास्त्री के पिता ही हैं जिन्होंने उस टीचर को अच्छे से डपट लगाई थी कि जो हरकत उन्होंने की है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही नफ़रत फैलाने वाली, बहुत ही जहरीली हरकत है और एक छोटे बच्चे के दिमाग में तो ये बातें बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए कि कौन किस धर्म किस जाति का है और कौन सी जाति, ये जो ऊंच नीच है जाति और धर्म में, इससे जुड़ी हुई बातें कभी भी कम से कम एक टीचर को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए और समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इतना बेहतर एक उदाहरण इन्होंने छोड़ा था, इसलिए इन पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो कौन है वो? वेल स्टूडेंट्स, ऑप्शंस को पढ़े बिना, ABCD की तरफ जाए बिना मैं आपको सीधा आंसर इसका बताती हूँ और वो आंसर है, अभी तक क्या आपने सिलेक्ट कर लिया है कौन सा आंसर है? आई एम श्योर अभी तक आपने ऑप्शन चूज कर ही लिया होगा और जो सही आंसर है वो है लक्ष्मण शास्त्री, यानी ऑप्शन हमारा बी, लक्ष्मण शास्त्री। यही नाम है रामनाथ शास्त्री के पिता का, लक्ष्मण शास्त्री, और इन्होंने वाकई में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण समाज के सामने छोड़ा था जो आज भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही काम में आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। Who warned the teacher not to spread communal intolerance? Communal intolerance का मतलब क्या होता है? Communal intolerance का मतलब होता है अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ मिलजुल कर अगर रह रही हैं तो उसे बर्दाश्त ना करना, उसे सह ना पाना कि क्यों अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ राजी खुशी रह रही हों। That is known as communal intolerance. ऑप्शंस हैं लक्ष्मण शास्त्री, रामनाथ शास्त्री, रमेश शास्त्री या द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी किसने टीचर को वार्न किया था या एकदम आखिरी धमकी या चेतावनी दी थी, किसने चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके का कम्युनल इंटॉलरेंस फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम किया था लक्ष्मण शास्त्री ने, यानी रामनाथ शास्त्री के पिता ने। यही तो था वो संदेश या यही तो था वो उदाहरण जो इन्होंने छोड़ा था सबके सामने उस समय और आज भी बहुत ही कारगर है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 33 की और स्टूडेंट्स आपको अपने ऑप्शंस कमेंट सेक्शंस में लिखना नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल्स साइंस टीचर? अब्दुल के साइंस टीचर का क्या नाम है? यू हैव ऑल द 4 ऑप्शंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन इनका नाम क्या है टीचर का? ये वही टीचर हैं जिनकी एक कंजर्वेटिव वाइफ रही और उन्होंने अब्दुल कलाम को अपनी किचन में भी नहीं आने दिया था क्योंकि वो रही एकदम हिंदू ब्राह्मण और अब्दुल कलाम रहे एक मुस्लिम, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी एकदम पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़का आए। क्या नाम है इनका? क्या इनका नाम है रामानुजन अय्यर या माधवन अय्यर या शिव सुब्रमण्यम अय्यर या मुकेश अय्यर? जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो कौन सा ऑप्शन है? 1, 2, 3। द करेक्ट ऑप्शन इज शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यानी हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इज द राइट आंसर। यही है वो जो अब्दुल के साइंस टीचर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। हाउ वाज द वाइफ ऑफ अब्दुल्स साइंस टीचर इनिशियली?
यानी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में उनकी वाइफ के बारे में बात हो रही है कि शुरुआत में, इनिशियली मतलब आरंभिक तौर पर, तो आरंभ में या शुरुआत में सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है वो कैसी थी। सुब्रमण्यम अय्यर का पूरा नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनकी वाइफ शुरुआत में कैसी थी? बहुत ही पुअर, बहुत गरीब थी, या बहुत अमीर थी, या बहुत ही कंजर्वेटिव थी, या पुराने ख्यालात की थी, या बहुत ही ब्यूटीफुल थी, दिखने में बहुत ही अच्छी थी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? मैंने अभी अभी मल्टीपल टाइम से बोल दिया है कि उनकी वाइफ ऐसी थी, ऐसी थी। तो कैसी थी? उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव थी स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, बहुत ही पुराने ख्यालात की थी, और इसीलिए उन्हें इस बात की थोड़ी तकलीफ थी, इनफैक्ट काफ़ी तकलीफ थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके रसोई में कैसे आ सकता है। इसलिए उन्होंने ना ही उन्हें अपने किचन में आने दिया और ना ही उन्हें खाना परोसा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने खुद कलाम को खाना परोसा था और ये करके वो बहुत खुश भी थे, और उन्होंने फिर से उन्हें डिनर पे अगले हफ्ते बुलाया था। इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 35 है, अब्दुल डिस्क्राइब्ड हिज साइंस टीचर एज अ, उनके साइंस टीचर यानी यही हमारे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है, किस तरीके के व्यक्ति थे वो? क्या वो बहुत ही हैंडसम थे, ऑर्थोडॉक्स मैन थे, या पुअर थे, बहुत गरीब थे, या रिबेल थे? वेल, वो ऑर्थोडॉक्स तो थे ही, लेकिन ऑर्थोडॉक्स का बेसिकली मतलब यहाँ ये है कि वो बहुत ही अपने धर्म में बहुत मानते थे, लेकिन डिस्क्राइब करने का अर्थ ये होता है कि किस शब्द से उन्हें डिस्क्राइब किया गया है, यानी ऐसा कोई शब्द जो अब्दुल कलाम ने अपनी तरफ से उनको दिया है। ऑर्थोडॉक्स तो वो थे ही, साइंस टीचर भी वो थे ही, यानी अब्दुल कलाम ने उन्हें अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया ना, अपनी तरफ से तो नहीं कहा कि वो शायद साइंस टीचर रहे होंगे। नो, ही वॉज अ साइंस टीचर। तो अपनी तरफ से जो नाम कलाम ने दिया है वो क्या है? वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी अ रिबेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन 36 है, वाइफ ऑफ अब्दुल्स साइंस टीचर वॉज हॉरिफाइड विद द, यानी अब्दुल के जो साइंस टीचर हैं उनकी जो वाइफ है वो किस चीज़ से हॉरिफाई हो गई थी या बुरी तरह डर गई थी? ये हैं आपके चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए है कम्युनल वायलेंस, बी आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डाइन विद देम। ए का जो मतलब है वो है कम्युनल वायलेंस, का मतलब ये है कि कम्युनिटीज़ को लेके कोई वायलेंस होना या उपद्रव फैलाना, या बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाना, ऐसी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह डर गई थी और घबरा गई थी और बुरी तरह चौंक गई थी। या ऑप्शन बी है आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डाइन विद देम, वो इस ख्याल से, इस बात से बुरी तरह घबरा गई थी कि क्या एक मुस्लिम लड़के को, डाइन का मतलब होता है डिनर के लिए बुलाना, डिनर करना, बेसिकली डिनर करना, कि वी आर डाइनिंग हियर, वी आर डाइनिंग इन दैट रेस्टोरेंट। तो डाइन का मतलब होता है डिनर करना, ठीक है। तो इस ख्याल से ही वो बुरी तरह चौंक गई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके साथ डिनर करने के लिए आएगा। ऑप्शन सी है टेरर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो वो उससे भी बुरी तरह डर गई थी कि युद्ध छिड़ गया है, युद्ध हो रहा है, तो पता नहीं अब क्या क्या होगा, कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, किसी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर हम उड़ ना जाए, इसी सब को सोच के वो डर गई थी। या ऑप्शन डी द फ्लड डिज़ास्टर। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, कि कोई बाढ़ आ गई थी और उसके ख्याल से वो बुरी तरह डर गई थी। वेल स्टूडेंट्स, जिस चीज़ से वो बुरी तरह घबरा गई थी, चौंक गई थी और ना जाने कितना डर उन्हें लग रहा था, वो था हमारा ऑप्शन बी। She was horrified with the idea of Muslim boy invited to dine with them.
देम कौन? एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली के साथ। तो इसी बात से वो बुरी तरह चौंक गई थी। स्टूडेंट्स 36 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस अभी और बचे हुए हैं और आपको उनके भी ऑप्शंस को लिखना है अपने कमेंट सेक्शंस में और फाइनली बताना है कि आउट ऑफ ऑल द 40 क्वेश्चंस हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 37. When Shiv Subramaniam Iyer invited Abdul for the second time, जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल को दूसरी दफ़ा खाने पे बुलाया तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि चारों ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तब ये हुआ कि his wife took Abdul to the kitchen and served him food. जैसे ही अब्दुल कलाम आए, उनकी वाइफ जो हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो हैं वो कलाम को किचन में ले गई, उन्हें बैठा के खाना खिलाया और अपने हाथों से ही परोसा। ऑप्शन बी है उनकी वाइफ, हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू गो आउटसाइड द हाउस, यानी इन्होंने कह दिया कि तुम घर से बाहर निकलो। इनकी जो वाइफ है उन्होंने अपने हस्बैंड को और कलाम से कह दिया कि बाहर निकलो यहाँ पे, मैं तो पिछली बार किचन में एंट्री नहीं दी थी, इस बार तो घर में ही एंट्री नहीं है। ऑप्शन सी है अब्दुल वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, अब्दुल बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए क्योंकि उन्हें उस तरीके का मान सम्मान या वेलकम नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। या डी, अब्दुल रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, अब्दुल ने ये न्योता स्वीकारने से मना कर दिया क्योंकि पिछली दफ़ा जब पहली बार उन्हें खाने पर बुलाया गया था शिव सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, तो उनकी वाइफ ने अब्दुल के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव जैसा बर्ताव था, इसलिए उन्हें मना कर दिया गया कि मैं अब दोबारा आपके घर पे खाना खाने के लिए नहीं आऊँगा। तो इन चारों में से क्या हुआ था? वेल स्टूडेंट्स, जब पहली दफ़ा शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल को अपने घर खाने पे बुलाया और उनकी वाइफ ने बहुत ही ख़राब व्यवहार किया था अब्दुल के साथ, तब इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो खुद ही अब्दुल को खाना परोसेंगे, उसके साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। ये उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सभी के सामने छोड़ा था और इनकी वाइफ को भी एहसास हुआ कि शायद वो जो कर रही हैं वो गलत है और उन्होंने किचन के जो दरवाज़ा है उसके पीछे छुप के भी काफ़ी देर तक देखा कि क्या चल रहा है या किस तरीके से वो जो अब्दुल हैं वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या उनके खाने पीने का तरीका किसी भी हिंदू ब्राह्मण के खाने पीने के तरीके से अलग है। और जब उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी हरकत पे, अपने बर्ताव पे शर्मिंदा भी हुई और उन्होंने क्या किया? His wife took Abdul to the kitchen and सर्व्ड हिम फूड। वो अगली बार जब अब्दुल को खाने के लिए बुलाया गया तो वो उन्हें अपने किचन में लेकर गई, उन्हें अच्छे से वहाँ पर बिठाया, खाना परोसा और अब्दुल को अच्छे से खाना खिलाया। और यही हो गए हैं हमारे क्वेश्चन 37। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38। शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स एम वॉज टू, क्या एम था सुब्रमण्यम अय्यर का? ह्यूमिलिएट अब्दुल, अब्दुल को इंसल्ट करना। टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्टेड पीपल टू मिंगल, उन सोशल बैरियर्स को या उन भेदभावों को दूर करना जिसकी वजह से सोसाइटी में रहते हुए लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रह नहीं पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड है यानी बाधित हैं, बाध्य हैं कि वो एक दूसरे से खुशी से मिलजुल कर नहीं रह पा रहे। और इनका कारण क्या है? सोशल बैरियर्स, यानी रंग भेद हो गया, जाति या ऊंच नीच, धर्म अलग अलग है, ये सभी सोशल बैरियर्स हैं। तो उनकी नियति क्या है थी बेसिकली? शिव सुब्रमण्यम अय्यर की क्या नियति थी अब्दुल को घर पे बुलाने की? क्या वो अब्दुल को बेइज्जत करना चाहते थे या वो इन सोशल बैरियर्स को तोड़ना चाहते थे या टू फाइट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ना चाहते थे, एक सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट करना चाहते थे, या ही वॉन्टेड टू बिकम रिच, वो अमीर बनना चाहते थे। वेल जो एकमात्र नियति यहाँ पर साइंस टीचर की थी वो थी कि वो हर एक ऐसा सोशल बैरियर तोड़ देना चाहते थे जो किन्हीं भी दो लोगों को जो अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के हैं उनको एक दूसरे से मिलजुल कर रहने में बाध्य कर देता है। यानी
बाध्य कर देना मतलब बाध्य नहीं कर देता, मतलब रोक देता है बेसिकली। मुझे बाध्य शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था स्टूडेंट्स। रिस्ट्रिक्ट कर देता है यानी रोक देता है, कि रोक दे, एकदम एक गैप ले आता है कि जो जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म जाति या समुदाय के हैं वो अच्छे से मिलजुल कर नहीं रह सकते। उन सभी सोशल बैरियर्स को तोड़ देना या हटा देना, मिटा देना, यही एकमात्र एम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर का। और इसी नियति से एक हिंदू ब्राह्मण होते हुए उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपने घर पे खाने का न्योता दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियाज फ्रीडम वॉज, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया की फ्रीडम यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का क्या हुआ? ए ऑलरेडी अचीव्ड, यानी अब तक उनको आज़ादी मिल गई थी। किसे? हम ही सब लोगों को, भारत को। बी स्टिल लॉन्ग फेच्ड, यानी अभी भी काफ़ी दूर थी, अभी भी आज़ादी मिलने में बहुत समय था। सी इमिनेंट, यानी अब तो तय थी कि आज़ादी मिल ही जाएगी। ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल, अब तो एकदम ही असंभव हो गई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अब तो मिल ही नहीं सकती आज़ादी। वेल, जो सही आंसर है वो ये है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1944 में एंड हो गया था। एंड इफ़ यू नो, एंड आई एम श्योर यू नो, कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। और इसका यही मतलब है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने पर आया था तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया था कि भारतीय आज़ादी भी अब दूर नहीं है। और इसका मतलब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इमिनेंट। हमें पहले आज़ादी नहीं मिली थी क्योंकि 1944 में तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था। अभी भी दूर है जी नहीं, मात्र 3 साल के अंदर अंदर वो आज़ादी मिल गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इमिनेंट यानी यकीनन मिल गई थी। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे 40th क्वेश्चन पे, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। अब आपको उसका आंसर देना है और आपको बताना है कि कुल 40 क्वेश्चन में से कितने वो क्वेश्चंस हैं जो आपने सही ऑप्शंस लिखे हैं। और आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर, यानी आउट ऑफ 40 हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, हु सेड दिस? यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने पर आई थी तब एक व्यक्ति हैं जिन्हें महात्मा भी कहा जाता है, और उन्होंने ही कहा था कि अब भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे, यानी इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। और किसने कहा था? वेल, ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने ही ये स्पीच दी थी और लोगों से कहा था दैट इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप स्टूडेंट्स आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को सही ही दिया होगा। उसके बावजूद भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, मैंने कुछ और बताया है, अगर मेरे हर ऑप्शन के आंसर पर जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है आप उससे कन्विंस्ड नहीं हैं, तो नो इश्यूज़ एट ऑल। आप अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज़ रीड योर कमेंट्स। मैं आपके जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस और जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं उन पर डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें लिखने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि वो कितना सिंपल है या ट्रिकी है। कोई डाउट है, जेन्युइन है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो जो है आज एंड होता है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन, कंटेंट और नॉलेज के साथ साथ ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियोस के एक्सेस के लिए www.magnetbrains.com पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।